हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द अड्डा 247 काउंसलिंग। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करी बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी, आपको सुनना है शिप्रा मैम की ज़बानी। और बहुत जल्दी से हम बात कर रहे हैं यूपी के काउंसलिंग प्रोसेस की। बहुत जल्दी से बात करेंगे क्या रूल्स चेंज किए गए हैं। बहुत से जल्दी से बात करेंगे कि सीट मैट्रिक्स क्या हुआ, कौन सी सीट ऐड, कौन सी सीट जो है, कितनी सीटें जो है गवर्नमेंट और मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बढ़ी। और लास्ट में मैं आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दूंगी कि भाई इतना एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, आप लोग काउंसलिंग अटेंड करिए। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। जो आपका जब भी आप लोग ऑल इंडिया काउंसलिंग पे जाते हैं तो आपने देखा कि एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की जो काउंसलिंग होती है वो एक ही होती है। इस स्टेट में ऐसा नहीं है। बीएससी नर्सिंग की जो काउंसलिंग है वो अलग होगी। जो आपका एमबीबीएस एंड बीडीएस काउंसलिंग जो होता है वो होता है डीजीएमई के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। एंड वेबसाइट का नाम मैं आपको बताती हूँ। जब भी आप यूपी काउंसलिंग को अटेंड कर रहे हैं तो ऑल इंडिया के बच्चों के लिए 15% सीट वहाँ के कॉलेजेस में रिजर्व है और 100% जो सीटें हैं वो यूपी के स्टेट वालों के लिए रिजर्व है। क्लियर है? नेक्स्ट इज तो डीजीएमई जो है वो कंडक्ट कराता है। 100% यूपी के बच्चे जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस। अच्छा 15% में जो तुम लोग हो ना बच्चों, ऑल इंडिया काउंसलिंग वाले, वो भी वहाँ के हर कॉलेज पे काउंसलिंग कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो माइनॉरिटी का हो, चाहे वो कैसा भी कॉलेज हो, है ना। हर बच्चा जो है अगर वो यूपी के कॉलेजेस में काउंसलिंग ले रहा है, चाहे 15% से, चाहे 100% से, उन सब के लिए जो है हर कॉलेज खुला हुआ है, क्योंकि यूपी ओपन स्टेट है और वहाँ पे आप काउंसलिंग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज आगे बात करते हैं। अगर आप बीएससी नर्सिंग में काउंसलिंग करवाना चाहते हैं बच्चों, तो उसके लिए ये होता है आपका अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। यहाँ पर बीएससी नर्सिंग के लिए काउंसलिंग की जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी हैज इट्स सेपरेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, काउंसलिंग एक्सेट्रा। मतलब अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो इसका एक सेपरेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, वो देखकर आप जो है काउंसलिंग करवाओगे और बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लोगे। आप सिर्फ और सिर्फ डीजीएमई के द्वारा, जो कि वेबसाइट में आपको बताती हूँ, वहां से सिर्फ आप बीडीएस, एमबीबीएस इनमें एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। भाई आपका एलिजिबिलिटी नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर होना चाहिए, पहली बात, क्वालिफाइड होने चाहिए आप। दूसरी बात यह है कि आप या तो इंडियन सिटीजन होंगे तो 15% कोटा आपको मिलेगा, उत्तर प्रदेश हो गए तो। ठीक है, नेक्स्ट जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में और इंग्लिश होना चाहिए आप लोगों का। ओके, मिनिमम 50% रिक्वायरमेंट, और बाकी कैटेगरीज के लिए एसटी एससी के लिए 40% रिक्वायरमेंट होती है। फिजिकली पीडब्ल्यूडी के लिए 45% मार्क्स होने चाहिए। 17 जो है तो 2024 31 दिसंबर तक आपकी आयु 17 साल पूरी हो जानी चाहिए। ठीक है, आप इस काउंसलिंग को करने के लिए इस वेबसाइट पर रजिस्टर करेंगे, विच इज upneet.gov.in। ठीक है, इस वेबसाइट पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। क्लियर? अभी सब कुछ बताती हूँ कैसे होगा। ठीक है, ओके। तो रजिस्ट्रेशन में आपको क्या क्या लगेगा? रजिस्ट्रेशन में आपको आपका पहला यूजी स्कोर लगेगा। ठीक है, पहले ये सब लेके बैठना। रजिस्ट्रेशन जब आप कर रहे हैं तो आपका यूजी स्कोर लगेगा, डन। आपकी डेट ऑफ बर्थ लगेगी, नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट इज आपकी गवर्नमेंट आईडीज लगेगी, डन है। उसके बाद आपको जो अपनी फी है वो पे करनी है पहली। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट और रजिस्ट्रेशन फीस दोनों ही ऑनलाइन होंगी, ऑफलाइन कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर वो वापस होगी तो उसी मेथड से वापस हो जाएगी। ठीक है, अब फीस देखते हैं। कैटेगरी अगर अनरिजर्व्ड के हैं तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपको 5000 फीस देनी है, और अगर 2000 फीस देनी है अगर आप वहाँ के हैं, मतलब अगर आप नॉर्मल उससे जा रहे हैं, ठीक, डीम्ड में नहीं जा रहे, सरकारी कॉलेज में जा रहे हैं। ठीक है, एसटी एससी ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 5000 सेम, और 500 रुपये जो है आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल फीस देनी पड़ेगी। अब सुनो, सिक्योरिटी डिपॉजिट देखो, 30,000 है गवर्नमेंट के लिए, 2 लाख है प्राइवेट एमबीबीएस के लिए, और 1 लाख है प्राइवेट बीडीएस के लिए। सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्यों देना है? काउंसलिंग के दौरान बीच में अगर कोई लफड़ा हो जाता है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट को जब्त कर लिया जाता है, या अगर आपने सीट ले ली और फिर सीट छोड़ दी, है ना, और वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, मॉपअप राउंड में वो सीट खाली रह गई तो भी ये जब्त हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब याद रखना कि जब भी हम हमेशा याद रखें कि ये जो फीस मैं आपको बता रही थी ये फर्स्ट और सेकंड राउंड के लिए है। सेकंड राउंड के बाद अगर आप थर्ड राउंड मॉपअप राउंड में आना चाहते हो तो आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी कैंडिडेट हो, वो रजिस्ट्रेशन 1000 रुपये का होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट, मैंने आपको बता दिया, आईडी चाहिए, 10-12 की मार्कशीट चाहिए है, स्कोर कार्ड चाहिए नीट का, कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए है, और स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी। ये क्या होता है? स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी का मतलब ये है कि या तो आपकी मार्कशीट में ये लिखा हुआ हो कि आपकी जो स्कूलिंग है ना, आपकी स्कूलिंग यूपी से हुई है 10वीं 12वीं में, या तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास स्थानीय निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, और ये स्थानीय निवास प्रमाण पत्र आपकी नगर पालिका आपको बनाकर देगी।
अब इसको बनवाने के लिए आपके पास या तो वहाँ पे कोई रिश्तेदार होना चाहिए या तो कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ आपका लिंक होना चाहिए, वो आपका बन जाएगा। और ये कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए कि कौन सी कैटेगरी के हो। आज भी एक बच्चे का कमेंट आया कि अगर मेरे पास मेरा कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बना तो जो मार्कशीट में आपका कैटेगरी है वही आपका अप्लाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज एडमिशन प्रोसेस। अब क्या होगा बच्चों, ध्यान से सुनो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कार्यक्रम यहाँ पे थोड़ा सा लोचे वाला है। कैसे, ध्यान से सुनिएगा। उत्तर प्रदेश में जब भी आप, ध्यान से सुनना, रजिस्ट्रेशन कर देते हो तो अब आपको डॉक्यूमेंट क्या करना है बच्चों, ऑनलाइन सबमिट कर देना है और अब जो है इसकी वेरिफिकेशन होगा। अब वेरिफिकेशन ऐसा भी हो सकता है कि जिस दिन मेरिट लिस्ट जारी हो उस दिन तक ना हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है कि मेरिट लिस्ट जारी हो गई हो उसके बावजूद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना हुआ हो, ऐसा हो सकता है कि जिस दिन नोटिफिकेशन आया कि भाई चॉइस फिलिंग खुल गई है और अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ तो आप चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते बेटा। समझ में आई बात? तो डॉक्यूमेंट जब भी आप सबमिट करते हो अपने डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के बाद, रजिस्ट्रेशन करते समय याद रखना कि चेक करते रहिए कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो या तो आप जो है तो वहाँ का एक नोडल सेंटर होते हैं, अलॉट होते हैं, अलॉटमेंट सेंटर पे जाइए। अभी अलॉटमेंट सेंटर तो अलॉटमेंट के बाद होगा, नोडल सेंटर होते हैं, वहाँ पर सारी प्रोसेस होती है। बहुत सारे नोडल सेंटर होते हैं, ठीक है, लखनऊ में बहुत सारे सेंटर होंगे, अलग गोरखपुर में बहुत सारे सेंटर होंगे। तो वहाँ पे जाइए और खुद अपने सामने उनसे पूछिए कि क्यों रिजेक्ट हुआ, क्या रिजेक्ट हुआ, और रिजेक्ट होने से पहले वापस से उसे, अच्छा याद रखना कि एक बार रिजेक्ट हो गया तो वापस से आप उसे सबमिट भी नहीं कर सकते। तो वो आप लोगों को बता देते हैं कि अभी तक प्रोसेस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये गड़बड़ी है, क्योंकि वो पता कर देते हैं आप लोगों के लिए। और ये प्रोसेस बच्चों मेरे साथ हो चुका है। कैसे हो चुका है मैं आपको बताती हूँ। मध्य प्रदेश पीएमटी पहले चला करती थी बच्चों, उसमें ना मैंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, है ना। और मध्य प्रदेश पीएमटी, जो मध्य प्रदेश इतना ढीला था, इतना ढीला था, इतना ढीला था बच्चों कि उसमें ना एडमिट कार्ड एग्जाम के दिन के पहले तक होता था, है ना। तो पहले साल तो मेरा एग्जाम के एक दिन पहले आया था एडमिट कार्ड। तो जब मैंने ड्रॉप लिया तो मैं सोच रही थी कि शायद आज आ जाएगा। जब 1-2 दिन बचे, संडे को एग्जामिनेशन हुआ करता था, तो मैंने सोचा कि भाई एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया। फिर मैं नोडल सेंटर में गए। जब नोडल सेंटर में गए तो ये पता चला कि भाई इनके तो डॉक्यूमेंट ही पूरे सबमिट नहीं हुए थे। तो मेरा जो एग्जामिनेशन था, मुझे कोई जो है एग्जामिनेशन ही नहीं दे गया, नहीं हुआ मेरा कोई एग्जामिनेशन। तो डॉक्यूमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद कुछ दिनों में, एकाध दिन में, अगर आपको ऐसा लगता है कि डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन अपडेट नहीं आया, मेरा वेरीफाइड नहीं हुआ है, प्लीज़ जाइए और उनसे पता करिए। वो हायर अथॉरिटी में पता करके बताएंगे कि आपके डॉक्यूमेंट जो है ये गड़बड़ हैं, उन्हें री अपलोड करिए चॉइस फिलिंग के पहले। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब याद रखना कि पहले तो ये होता था ऑफलाइन, तो इतनी दिक्कतें नहीं थी। ऑनलाइन जब से हुआ तो हो सकता है कई बार अपलोड नहीं हुआ, गड़बड़ में अपलोड हुआ, ठीक है, तो ये कहानियाँ हो जाती है। तो याद रखना कि कई बार, याद रखना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजेक्ट भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया वो ब्लर था, वो ने अपलोड फेल हो गया वो, ठीक है। और फिर जो है ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ द काउंसलिंग कमेटी। अब याद रखना कि डॉक्यूमेंट आपने अच्छा भेजा था, वहाँ पे सही नहीं पहुँचा, ब्लर दिखा, काउंसलिंग कमेटी ने उसको रिजेक्ट कर दिया, कहानी खत्म। इसलिए बार बार चेक करना, डॉक्यूमेंट को अच्छे से सबमिट कर देना, क्योंकि करेक्शन विंडो नहीं खुलता है यहाँ पर कि चलो ठीक है फिर से डॉक्यूमेंट, ना, ये नहीं होगा। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अप्रूव नहीं होगा तो आप काउंसलिंग प्रोसेस में पार्ट नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज, अगर आप फर्स्ट डे में नहीं अप्रूव हुआ, मेरी बात को ध्यान समझना, अगर आपका डॉक्यूमेंट फर्स्ट डे में अप्रूव नहीं हुआ बच्चों, तो नोडल सेंटर में जाके कंप्लेन करिए, रिटर्न में कंप्लेन करिए कि मेरा नहीं हुआ, आप पता करके बताइए। ठीक है, नेक्स्ट इज, ये हो गए डॉक्यूमेंट, बर्थ सर्टिफिकेट, रैंक कार्ड, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ये सारी चीज़ें आप लोगों को लगेंगी। ठीक है, नेक्स्ट इज कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपका है PWD सर्टिफिकेट, ओके, काउंसलिंग लेटर, 2 पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ, ये आप लोगों को चाहिए है। अब याद रखना, अब आती है चॉइस फिलिंग, है ना। रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है, उसके बाद कहानी जो है तो वेरीफाई हो गए डॉक्यूमेंट, कोई समस्या परेशानी नहीं है। अब क्या होगा बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। अब होगी ध्यान से सुनो, यूपी नेट 2000, ठीक है। अब क्या होगी, काउंसलिंग के लिए होगा, आपको ध्यान से सुनना है, इधर। अब होगा आपका यूपी काउंसलिंग 2024 की चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, ठीक है। और याद रखना कि आप अपने कॉलेज को फिल कर सकते हैं, क्या, सेम चीज़ जो आपने रजिस्ट्रेशन में डाली थी ना, अपनी डेट ऑफ बर्थ, सिक्योरिटी पिन, पासवर्ड, ठीक है, और आप अपनी चॉइसेस को फिल कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसके बारे में हम और बात करते हैं। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। अब
जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है, देखो यहाँ पे मैं लिख ले रही हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको सुननी है बेटा, ठीक है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोग डाल देते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, अब ये डॉक्यूमेंट जो है रजिस्ट्रेशन के दौरान डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चला गया। कई बार ऐसा होता है कि मेरिट लिस्ट जारी हो जाती है। मेरिट लिस्ट ये नहीं होता कि बहुत अच्छे बच्चे ऊपर गंदे बच्चे नीचे, नो। मेरिट लिस्ट का मतलब ये है कि जो जो लोग भी यूपी रजिस्ट्रेशन किए हैं उनकी एक लिस्ट जारी होती है कि भाई ये लोग जो है काउंसलिंग में बैठेंगे। अब अगर मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि मेरिट लिस्ट जारी हो गई तो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं आया, हमको लग रहा है अरे हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, भाई तू कंप्लेंट कर की तरह क्यों नहीं हुआ है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि मेरिट लिस्ट जारी हो गई, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कहानी आई और डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गया, आप नेक्स्ट स्टेप नहीं कर सकते, ठीक है। आपका अगर मेरिट लिस्ट के बाद डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गया बेटा, जो कि कई बार ऐसा हो जाता है, इसलिए कह रही हूं कि अगर नहीं हो रहा है जाओ कंप्लेंट करो रिटर्न में, क्यों नहीं हुआ है पता लगाओ, है ना। फिर सरकार आपको जो है सुधार करने का मौका इंटरनली देगी, विंडो नहीं खुलेगा यहाँ पे कि सबके लिए विंडो खुलेगा, ठीक है, क्योंकि उनकी गलती रहती है, आपकी गलती नहीं भी होगी, आपकी गलती होगी तब तो आपको कोई मौका नहीं मिलेगा, पर अगर उनकी गलती रही तो आपको मौका मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप करोगे, अनलॉक होगी चॉइस फिलिंग। अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ तो ही चॉइस फिलिंग अनलॉक होगी, आप अपनी चॉइस को फिल करो। अगर आप चॉइस को फिल करने के बाद लॉक नहीं करते तो भी आप काउंसलिंग से आउट, ठीक है। और उसके बाद होगा आपको अलॉटमेंट, ठीक है बच्चे। फिर क्या होगा बच्चों, अलॉटमेंट, ओके, डन है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, एवरीबडी। सीट अलॉटमेंट जब हो जाता है, ठीक है, सीट अलॉटमेंट जब हो जाता है, सीट अलॉट हो गई है, अब अपने जो सीट अलॉटमेंट जो लेटर आता है ना कि भाई ये सीट अलॉट हो गई है इस कॉलेज की, तो वहाँ पर आपको नोडल सेंटर दिया जाता है, वहाँ जाकर रिपोर्ट करिए, अपना पूरा फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो भी आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट है वहाँ लेकर जाइए और उसके बाद आप अपने वेरीफाई हो जाएगा। फिजिकल में कोई स्ट्रेस नहीं है बेटा, फिजिकल में कोई स्ट्रेस नहीं है। फिजिकल में क्या होता है भाई, आपके पास है, आप प्रिंट निकाल लो, दे दो, कोई दिक्कत नहीं, पर ओरिजिनल सब कुछ लेके जाना होता है वेरिफिकेशन के लिए, ठीक। और ओरिजिनल जो होता है ना ये लोग रख भी लेते हैं, ठीक है, ओरिजिनल जो होता है ये रख लेते हैं, क्योंकि यूपी का एक बहुत तगड़ा रूल आया है, वो मैं आपको अभी बताती हूँ, ठीक है। चलिए, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आओ आगे देखते हैं, सीट मैट्रिक्स में आप लोगों को क्लियर करती हूँ, ये पुराना सीट मैट्रिक्स है। आइए, आप डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी को ले जाइए नोडल सेंटर पे, उसे वेरीफाई कराइए और आप अपना ड्रीम कॉलेज पाइए। पर कहानी सुनिए, रिपोर्ट करना है, कॉलेज में जाइए, रिपोर्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट की कॉपी ले लीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ब्रोशर में आया विच इज़ द सीट बॉन्ड लिविंग। क्या होता है, अगर आपने कोर्स को ज्वाइन कर लिया बेटा तो आप उसे बीच में नहीं छोड़ सकते। अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो नेक्स्ट ईयर आप यूपी में नीट के द्वारा एमबीबीएस में जाने के लिए डी बार हैं। और अब हम बात करेंगे सीट मैट्रिक्स के बारे में कि जो आपका यूपी है उसमें सीट मैट्रिक्स कैसा है, मतलब उसमें कितनी सीटें जुड़ी हैं, कितने नए कॉलेजेस ऐड हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके लिए एक आर्टिकल दिखाना चाहती हूँ जो कि हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश हुआ था, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, पहले इस आर्टिकल को देख लेते हैं, उसके बाद आगे की कहानी के बारे में बात करेंगे, ध्यान से सुनना, ठीक है। प्रीवियस ईयर में आपके पास 3828 एमबीबीएस सीटें थी, ठीक है। 2025 के लिए टोटल 722 जो है सीटें इंक्रीज की गई हैं, तो अब आपके पास है 4550 सीटें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए। प्राइवेट सेक्टर में पिछले साल आपके पास थी 5450 सीटें, पर इस बार आपके पास 5600 सीटें, मतलब 150 सीटों का इंक्रीमेंट आपको दिया गया है। टोटल जो है यूपी में 13 नए गवर्नमेंट कॉलेजेस आने थे, जिसमें से काफ़ी कुछ आ चुके हैं, ठीक है, और काफ़ी कुछ के लिए रिक्वेस्ट भेजी गई है। क्लियर है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश ने 13 मेडिकल कॉलेज के लिए पहले परमिशन भेजी थी, पर एनएनसी ने पहले उसे डिनाई कर दिया था, पर फिर से रिक्वेस्ट करी गई, तो भाई सीधी बात है कि चलो ठीक है, आप कुछ मेडिकल कॉलेजेस की परमिशन ले लो और उसके बाद हम लोगों को 600 सीटों का जो है इजाफा मिला, ठीक है। और यहाँ पर जो ये जो मेडिकल कॉलेज बने, ये ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज है जो खुले बिजनौर, बुलंदशहर, खुशीनगर, पीलीभीत, सुल्तानपुर, कानपुर देहात और ललितपुर में, और इनको कलेक्टिवली 600 सीटें जो हैं हम लोगों ने बढ़ाई। एडिशनली जो आपके आगरा और मेरठ के मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें 72 और 50 सीटें बढ़ाई गई, ठीक है, ब्रिंगिंग द टोटल 200 सीट्स इन द आगरा मेडिकल कॉलेज एंड 150 सीट्स इन द जो है तो पहले थी, तो इनमें 72 और 50 और भी बढ़ा दी गई है, तो टोटल कितना इजाफा हुआ हमारे पास 722। अमंग द न्यू कॉलेजेस देयर आर 3 जो हैं, जो कि कहाँ के हैं बच्चों, महाराजगढ़, शामली और संभल के, ठीक है, जो 3 आपके मेडिकल कॉलेजेस हैं, ठीक है, 3
मेडिकल कॉलेजेस में वो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, जो कि है महाराजगंज, शामली और संभल के। ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके। और यूपी की जो काउंसलिंग है वो जिसकी डेट आ चुकी है वो शुरू होगी 10,500 MBBS सीटों के लिए। और फिलहाल के लिए जो बचे हुए MBBS कॉलेजेस हैं उनके लिए रिक्वेस्ट भेज दी गई है। तो हम ये मान रहे हैं कि जिस दिन काउंसलिंग शुरू होगी ये सीटें उसमें ऐड हो जाएंगी। और ये जो चीज़ें मैं बताई इसको मैं थोड़ा डॉक्यूमेंट करके बताती हूँ। देखो, सीट मैट्रिक्स में अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट सीट मैट्रिक्स में कितना इजाफा हुआ है ध्यान से समझते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट चलो ये देखो, तो टोटल हाउ मेनी सीट्स भी हैव हमारे पास गवर्नमेंट में 2250। ठीक है, 2265, 3300 इसमें, 2200 इसमें। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, ऑटोनोमस मेडिकल को मैंने बताया ना कहाँ कहाँ बड़े, बिजनौर में 100 बड़ी हैं, बुलंदशहर में 100 बड़ी हैं, कुशीनगर में 100 बड़ी हैं और पीलीभीत में 100 बड़ी हैं। ठीक है, ये नए कॉलेजेस हैं। ऑटोनोमस सुल्तानपुर में 100 बड़ी हैं, कानपुर देहात की 50 सीटों के साथ आया है, और ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज ललितपुर 50 सीटों के साथ आया है। ये सारे नए कॉलेजेस हैं। ठीक है, तो टोटल कितने सीटों का इजाफा हुआ है? 600 सीटों का। ठीक है, अगर मैं बात करूँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की तो अजय संगल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस शामली 150 शामली का कॉलेज है, संभल का कॉलेज है और महाराजगंज का कॉलेज है। ये पीपी मॉडल में आए हैं। ठीक है, ओके, पीपी मॉडल पे आए हैं। श्री सिद्धि विनायक मेडिकल कॉलेज संभल 50 सीटों के साथ आया है और गोपाल कृष्णन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर 50 सीटों के साथ आया है। तो यहाँ पर आपको टोटल 400 सीटों का इजाफा मिला प्राइवेट कॉलेज के लिए। ठीक है, तो LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ, इसमें पहले से 100 सीटें थी, 50 और बढ़ा दी गई तो 150 हो गया। सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज में 72 सीटें बढ़ा दी गई तो 200 सीटों का ये कॉलेज हो गया है। आगे बात करते हैं GS मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भी, यहाँ पे भी सीटें बढ़ाई गई हैं तो अब ये 250 का हो गया है। टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है अब हमारे पास कितनी सीटें हो गई हैं? 4450। पहले थी कितनी? 3828। ठीक है, पहले कितनी थी? 3828 पहले हमारे पास। ठीक है, पहले हमारे पास 31 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस थे, 13 के लिए रिक्वेस्ट भेजी गई, 13 पूरे अप्रूव नहीं हुए थे उस समय, 7 अप्रूव हुए थे 38 मेडिकल कॉलेज में। अब गवर्नमेंट सीटें हैं 4450 MBBS के लिए। अब बाकी जो 6 है उसके लिए रिक्वेस्ट भेज दी गई है। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि इसी काउंसलिंग में वो भी कॉलेज इन्वॉल्व हो जाए, अपनी सीट मैट्रिक्स बढ़ा वाले हैं, मतलब यहाँ पे सीट मैट्रिक्स बढ़ेगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सीट गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट की अगर हम बात करें ठीक है तो 5000। ये क्या है देखो, टोटल प्राइवेट कॉलेज पहले 31 थे, अब 4 और आ गए तो कितने आ गए? 35 हो गया। अब हम ये मानते हैं टोटल सीट्स इन गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज में टोटल 6000 सीटें जो है प्राइवेट, आप कलेक्टिवली मानो कि 6000 सीटें। अब यहाँ है 4450 और ये है। ठीक है, तो कितना हो गया? 6 4 10, वही 10,300 10,000 के ऊपर जो सीटें हैं वो आपको मिलेंगी गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट इन द यूपी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो टोटल 10,550 सीटों पर इस बार आपकी काउंसलिंग होगी। समझ में आई बात? ओके, तो मैंने आपको बता दिया कि 7 कॉलेजेस जो हैं वो गवर्नमेंट बढ़े हैं। आपने देखा 7 कॉलेजेस गवर्नमेंट बढ़े हैं और कुछ प्राइवेट कॉलेज भी बढ़े हैं, जिसकी वजह से 6000 सीटें जो हैं वो टोटल हो गई हैं किसमें? आपकी टोटल हो गई हैं इस पे 6000 प्राइवेट में, 4500 गवर्नमेंट में। टोटल जो कॉलेज बढ़े हैं वो है 4, 1 2 3 4 प्राइवेट में और टोटल 7 कॉलेज बढ़े हैं गवर्नमेंट में। इवन पुराने कॉलेजेस में भी सीटों का इजाफा हुआ है। सीटों के इजाफा होने से अब यूपी के पास 10,550 सीटें हैं, उस पर ही काउंसलिंग होगी। और बाकी जो कॉलेज दिए हैं उनकी भी काउंसलिंग, मतलब जो कॉलेजेस की रिक्वेस्ट भेजी गई है वो परसों ही, मैंने कल ही आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था, उस पर भी विचार विमर्श जारी है और वो भी सीटें अब यूपी में ऐड होंगी। सो प्यारे बच्चों, ये आपके लिए गुड न्यूज़ ही है भाई। आपके लिए सीटें जो है क्या हो गई हैं बच्चों? सीटें क्या हो गई है? बढ़ गई हैं। सीट जब बढ़ जाती है तो इससे क्या फ़ायदा होता है? ये जो भी खुल गया इस पर ध्यान मत दो। तो सीटें बढ़ जाती हैं तो इससे क्या होता है बच्चों बताओ? सीटें जब भी होती हैं तो आपका कट ऑफ डाउन चला जाता है, तो आपको फ़ायदा ही होगा, आपको सीट मिलेगी। तो आपको यूपी काउंसलिंग का ये पूरा प्रोसेस था, जहां जहां पर ध्यान देने वाली चीजें थी वो मैंने बताया। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अगला वीडियो कौन सा है। नीचे गूगल फॉर्म पिन किया है, उसमें अपनी परेशानी जरूर लिखिएगा कि आपको किस पर वीडियो चाहिए। आपका रोल नंबर क्या है, रोल नंबर भले ना लिखो, आपका रैंक क्या है, आपका स्टेट क्या है और आप चाहते क्या, ये 3 चीजें जो है गूगल फॉर्म में भरिए। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।